नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने पॉलीसाइफोनिया के अंदर लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने देखा था कि जो पॉलीसाइफोनिया होता है उसके अंदर लैंगिक जनन है जो ऊगेमस टाइप का होता है, और जो इनका जो थैलस होता है वो एक लिंगाश्रयी होता है, अर्थात मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है जो अलग अलग बनते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, जबकि मेल गैमेटोफाइट पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। और इसके अलावा उसके मेल गैमेटोफाइट को पुदानी या अचल पुमणुदानी या स्पर्मेटेंजिया भी कहते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कार्पोगोनिया कहते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर अपन पॉलीसाइफोनिया के अंदर निषेचन के बारे में पढ़ेंगे, और जनरली जो निषेचन का मतलब होता है मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन है जो निषेचन कहलाता है। तो पॉलीसाइफोनिया के अंदर जो एंथेरोजोइड्स या जिनको अपन पुमणु बोलते हैं, ये हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि इनके अंदर फ्लैजिला नहीं पाई जाती हैं। जब पुमणुदानी या अचल पुमणुदानी से मुक्त होने के बाद में ये क्या करते हैं, जल की धारा में बहते हुए कार्पोगोनियम तक पहुंचते हैं, और फिर ये क्या करते हैं, पुमणु कार्पोगोनियम के ट्राइकोन की भित्ति से ये चिपक जाते हैं। फिर ट्राइकोगाइन की जो भित्ति पर जहां से ये पुमणु चिपके रहते हैं तो उनके स्पर्श बिंदु से भित्तियां जो फट जाती हैं, और पुमणु है जो ट्राइकोगाइन से होता हुआ अंड कोशिका तक पहुंच जाता है। वहां पर एंथेरोजोइड्स यानी कि पुमणु और अंड कोशिका दोनों फर्टिलाइज होते हैं और एक डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं निषेचनोत्तर परिवर्तन या पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज, यानी कि निषेचन के बाद में जो स्त्री युग्मकोद्भिद होता है उसमें क्या क्या चेंजेज होते हैं। तो इसमें बहुत सारे चेंजेज होते हैं। जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होते हैं उसके द्वारा कार्पोस्पोरोफाइट या कार्पो बीजाणुद्भिद का निर्माण होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो लेटरल स्टेराइल इनिशियल्स और बेसल स्टेराइल इनिशियल यानी कि पार्श्व बंधीय प्रारंभिक और आधारीय बंधीय प्रारंभिक, ये दोनों विभाजित होकर क्या करते हैं, 2 से 3 सेल्यूलर फिलामेंट्स बनाते हैं, यानी कि 2 से 3 कोशिकीय फिलामेंट का निर्माण करते हैं या कोशिकीय तंतुओं का निर्माण करते हैं। और इन कोशिकीय तंतुओं की प्रकृति है जो पोषकीय होती है, यानी कि ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का फंक्शन करते हैं। इसके अलावा जो सपोर्टिंग सेल्स होती हैं उसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, तो ऑक्सिलरी सेल्स या सहायक कोशिका का निर्माण होता है। ये ऑक्सिलरी सेल या सहायक कोशिकाएं जो सपोर्टिंग सेल्स के ऊपर बनती हैं और कार्पोगोनियम के आधार पर सिचुएटेड होती हैं, और इसके अंदर अगुणित न्यूक्लियस या हैप्लॉइड न्यूक्लियस है जो प्रेजेंट रहता है। फिर जो सहायक कोशिका और कार्पोगोनियम, इन दोनों के बीच में नली संयोजक द्वारा संबंध स्थापित हो जाता है, यानी कि दोनों जो सेल्स होती हैं ये आपस में ट्यूब्यूलर कनेक्शन के द्वारा एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। अब इस समय क्या होता है, जब ये अवस्था बन जाती है तो ट्राइकोगाइन है जो सूखने लगता है, और जो आलंबिक कोशिका के पास स्थित परिकेंद्रकीय कोशिकाएं होती हैं वो विकासशील होकर कार्पोस्पोरोफाइट के चारों ओर एक बंधीय आवरण बनाती हैं, जिसे क्या कहेंगे अपन, फल भित्ति या पेरिकार्प कहते हैं। अब बंधीय आवरण या फल भित्ति बनने के बाद में जो डिप्लॉइड जाइगोट न्यूक्लियस होता है, यानी कि जाइगोट का जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है जो कार्पोगोनियम में सिचुएटेड होता है, उसके अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है, यानी कि समसूत्री विभाजन होता है। तो उससे 2 पुत्री केंद्रकों का निर्माण होता है, और दोनों पुत्री केंद्रक हैं जो द्विगुणित होते हैं। इन दोनों पुत्री केंद्रकों में से एक संतति केंद्रक जो कार्पोगोनियम में ही रहता है, और दूसरा वाला जो संतति केंद्रक है वो नली संयोजक द्वारा या ट्यूब्यूलर कनेक्शन के द्वारा सहायक कोशिका या ऑक्सिलरी सेल्स के अंदर आ जाता है। अब जो सहायक कोशिका होती है, सहायक कोशिका में जो द्विगुणित केंद्रक पहुंचने के बाद में उसमें सिचुएटेड जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है,
और इस शाही कोशिका में उपस्थित डिप्लॉइड न्यूक्लियस के अंदर समसूत्री विभाजन होते हैं, और जब इनके अंदर समसूत्री विभाजन होते हैं उसी समय जो शाही कोशिका से अनेक पार्श्व अतिवर्धियां विकसित होती है, यानी कि लेटरल आउटग्रोथ्स निकलती हैं, और प्रत्येक आउटग्रोथ के अंदर शाही कोशिका से एक द्विगुणित संतति केंद्रक है जो इसके अंदर प्रवेश करता है। यानी कि जो शाही कोशिका होती है उसके अंदर जो प्रेजेंट डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है उसके अंदर बहुत सारे समसूत्री विभाजन होते हैं, तो बहुत सारे डिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, और ये न्यूक्लियस है जो शाही कोशिका से होते हुए इससे निकलने वाली पार्श्व अतिवृद्धियों में चले जाते हैं। और इस प्रकार निर्मित द्विगुणित कोशिकाएं जो क्या करती हैं, गोनिमोब्लास्ट प्रारंभिक या गोनिमोब्लास्ट इनिशियल कहलाती हैं। अब प्रत्येक गोनिमोब्लास्ट प्रारंभिक के पुनर्विभाजन से गोनिमोब्लास्ट तंतु बनता है। तो जो गोनिमोब्लास्ट प्रारंभिक कोशिकाएं होती हैं इसके अंदर वापस डिवीजन होगा, तो इससे गोनिमोब्लास्ट तंतुओं का निर्माण होता है। और जो गोनिमोब्लास्ट तंतु की जो एपिकल सेल्स होती हैं वो कार्पोस्पोरेंजियम या कार्पो बीजाणुधानी का निर्माण करती हैं, और इसका जो जीवद्रव्य होता है वो द्विगुणित कार्पो बीजाणु बनाता है। अब जो सपोर्टिंग या शाही कोशिकाएं थी, आलंबिक कोशिका, ऑक्सिलरी सेल्स या शाही कोशिका, इसके अलावा कार्पोगोनियम और जो बेसल और लेटरल स्टेराइल फिलामेंट थे, ये सारे मिलकर एक प्लेसेंटल सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ये प्लेसेंटल सेल्स हैं जो डेवलपिंग कार्पोस्पोरोफाइट यानी कि विकासशील कार्पो बीजाणुद्भिद को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का फंक्शन करती हैं। इसके अलावा प्लेसेंटल सेल्स गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट और कार्पोस्पोरेंजियम के चारों ओर कायिक तंतुओं की भित्ति बन जाती हैं, और ये संरचना है जो क्या करती है, एक गड्ढे के आकार के समान हो जाती है, जिसे अपन क्या बोलेंगे, सिस्टोकार्प या कार्पोस्पोरोफाइट। और जो ये सिस्टोकार्प या कार्पोस्पोरोफाइट स्ट्रक्चर हैं जो स्त्री युग्मकोद्भिद पर डिपेंड रहती हैं। अब जो कार्पोगोनियम फिलामेंट होता है उसकी एपिकल सेल्स को छोड़कर बाकी सभी सेल्स, इसके अलावा बेसल और लेटरल स्टेराइल फिलामेंट, ये सभी हैं जो डेस्टेरॉय हो जाते हैं, जबकि कार्पोगोनियम फिलामेंट की जो एपिकल सेल्स होती हैं वो कार्पोस्पोरेंजियम का निर्माण करती हैं। ये जो बेसल और लेटरल स्टेराइल फिलामेंट्स होती हैं ये सिस्टोकार्प के निर्माण में भाग नहीं लेती हैं। अब जो कार्पोस्पोरेंजियम के अंदर जो कार्पोस्पोर बनते हैं वो जर्मिनेट होकर क्या करते हैं, सेकेंडरी थैलस का निर्माण करते हैं, और इस सेकेंडरी थैलस को एसेक्सुअल थैलस भी कहते हैं क्योंकि ये अलैंगिक जनन में पार्टिसिपेट होता है। और इस सेकेंडरी थैलस को टेट्रास्पोरोफाइट या चतुष्की बीजाणुद्भिद भी कहते हैं, और इसके अंदर है जो टेट्रास्पोर का निर्माण होता है, यानी कि चतुष्की बीजाणु का निर्माण होता है। अब जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है उसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो ये है जो कार्पोगोनिया है, और इस कार्पोगोनियम का जो लोअर पार्ट फुला हुआ पार्ट है ये कार्पोगाइन, और अपर वाला पार्ट है जो ट्राइकोगाइन है। तो जो स्पर्मेटियम है वो जल धारा के साथ बहता हुआ आकर किसके साथ अटैच हो जाता है, ट्राइकोगाइन की शीर्ष स्थित या पार्श्व भित्ति से जुड़ जाता है। अब जब दोनों जहां से अटैच हो रहे हैं वहां पर क्या करता है, एक वहां से वॉल है जो डेस्ट्रॉय या गुल जाती है, और इसके थ्रू है जो ये स्पर्मेटियम है जो क्या करता है, कार्पोगाइन के अंदर एंटर करता है, और वहां से ये न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज होकर, यानी कि एक न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। आपके सामने निषेचन उपरांत जो परिवर्तन हो रहे हैं उसका डायग्राम दे रखा है। तो जो फर्स्ट ए डायग्राम ये फर्टिलाइजेशन को शो कर रहा है। तो कार्पोगोनियम के अंदर जो एग सेल्स और जो एंथीरोजो या स्पर्मेटियम था ये दोनों मिलकर हैं जो जाइगोट्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसके बाद में इसके अंदर जो सपोर्टिंग सेल्स थी, ये सपोर्टिंग सेल्स क्या करती है, डिवाइड होकर अपने ऊपर है जो ऑक्सिलरी सेल्स या शाही कोशिका का निर्माण करती हैं, और ये शाही कोशिका है जो कार्पोगोनियम के आधार के पास सिचुएटेड होती हैं। अब जो कार्पोगोनियम और जो ऑक्सिलरी सेल्स होती हैं ये आपस में, इनके बीच में है जो एक नलिकीय कनेक्शन या नलिकीय संयोजक बन जाता है, और इसके द्वारा ये एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं।
इस स्थिति में जो परिकेंद्रीय सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, विभाजित होकर इस कार्पोस्पोरोफाइट्स के चारों ओर है जो पेरिकार्प या फल भित्ति का निर्माण करती हैं। फिर जो जाइगोट की जो डिप्लॉइड सेल्स होती हैं, जाइगोट का जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है इसके अंदर माइटोसिस होता है तो 2 डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं। 2 डॉटर न्यूक्लियस में से एक डॉटर न्यूक्लियस है जो इस नली की संयोजक के द्वारा ऑक्सिलरी सेल्स के अंदर आ जाता है और एक न्यूक्लियस है जो कार्पोगोनियम के अंदर ही रहता है। जो ऑक्सिलरी सेल्स होती है उसके अंदर जो पहले से प्रेजेंट जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस था वो नष्ट हो जाता है। अब इसके अंदर है जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। अब जो ऑक्सिलरी सेल्स होती हैं इसके डिप्लॉइड न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे माइटोसिस होते हैं और इसी समय ऑक्सिलरी सेल्स है जो अतिवर्धियां निकलती हैं और इन अतिवर्धियों को है जो गोनिमोब्लास्ट प्रारंभिक या गोनिमोब्लास्ट इनिशियल्स कहते हैं। और ऑक्सिलरी सेल्स के अंदर जो सिचुएटेड डिप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं इनमें से एक न्यूक्लियस है जो गोनिमोब्लास्ट इनिशियल्स के अंदर प्रवेश कर जाता है और एक न्यूक्लियस है जो ऑक्सिलरी सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। अब जो ये गोनिमोब्लास्ट जो प्रारंभिक होता है इनके अंदर पुनर्विभाजन होता है और इसके द्वारा गोनिमोब्लास्ट तंतुओं का निर्माण होता है। और ये आपके सामने डायग्राम है जो कार्पोगोनियल फिलामेंट्स और बेसल और स्टेराइल फिलामेंट और सपोर्टिंग सेल्स दिखाई दे रही है। तो जो सपोर्टिंग सेल्स होती हैं इसके अलावा ऑक्सिलरी सेल्स है और बेसल और लेटरल स्टेराइल फिलामेंट होते हैं। ये सारे मिलकर क्या करते हैं, एक प्लेसेंटल सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर बीच में जो कार्पोस्पोरेंजियम है और ये कार्पोस्पोरेंजियम के चारों तरफ क्या है, पेरिकार्प है और ये नीचे की तरफ है जो प्लेसेंटल सेल्स है। तो प्लेसेंटल सेल्स का फॉर्मेशन कौन कौन करती हैं, ऑक्सिलरी सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स, कार्पोगोनियल फिलामेंट, बेसल और लेटरल स्टेराइल फिलामेंट, ये सारे मिलकर क्या करते हैं, प्लेसेंटल सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो प्लेसेंटल सेल्स होती हैं इसके अलावा गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट है और ये कार्पोस्पोरेंजियम है। इनके चारों ओर जो कायिक तंतु होते हैं, ये इनके कायिक तंतु है कि इनके चारों तरफ वॉल बन जाती हैं और ये जो मटके के समान संरचना होती है तो इस वॉल को अपन कहते हैं सिस्टोकार्प या इसको कार्पोस्पोरोफाइट कहा जाता है। और ये जो संरचना होती है ये स्त्री युग्मकोद्भिद पर डिपेंड रहती हैं। तो इस संरचना को अपन क्या कहेंगे, सिस्टोकार्प। सिस्टोकार्प का निर्माण कैसे होता है, तो जो प्लेसेंटल सेल्स होती है, कार्पोस्पोरेंजियम होता है, इसके अलावा जो ये गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट होते हैं इनके चारों तरफ है जो कायिक तंतुओं की जब वॉल बन जाती है तो इस मटके समान संरचना को अपन क्या कहेंगे, सिस्टोकार्प कहते हैं। अब इस डायग्राम के अंदर अनेक कार्पोस्पोरेंजियम होते हैं और इस कार्पोस्पोरेंजियम के अंदर कार्पोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो जो ये कार्पोस्पोर बनता है ये सिस्टोकार्प से रिलीज कैसे होता है, तो सिस्टोकार्प के शीर्ष भाग पर एक ऑस्टियोल या छिद्र का फॉर्मेशन होता है और इस छिद्र के द्वारा है जो कार्पोस्पोर बाहर रिलीज हो जाता है और रिलीज होने के बाद में कार्पोस्पोर जर्मिनेट होकर सेकेंडरी थैलस का फॉर्मेशन करता है। फिर ये जर्मिनेशन होने के बाद में एपिकल सेल्स और राइडोजिल सेल्स के अंदर डिफरेंशिएट हो जाता है। राइजोइडल सेल्स है जो प्रोस्टेट सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं जबकि एपिकल सेल्स है जो इरेक्ट सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। तो आपके सामने ये कार्पोस्पोर के जर्मिनेशन का डायग्राम दे रखा है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पॉलीसाइफोनिया के अंदर समरूपी पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। इसका मतलब इसकी लाइफ साइकिल के अंदर अपने पढ़ा था कि 3 प्रकार के थैलस अवस्था या 3 प्रकार की जीवन चक्र है जो 3 अवस्थाओं में गुजरता है। तो इसके जीवन चक्र में 2 तो द्विगुणित प्रावस्थाएं होती हैं और 1 अगुणित प्रावस्था का एकांतरण होता है। तो इस प्रकार के जीवन चक्र को अपन क्या बोलेंगे, समद्विगुणिता अगुणित जीवन चक्र। तो द्विगुणित प्रावस्थाएं कौन कौन शो करती हैं, टेट्रास्पोरोफाइट और कार्पोस्पोरोफाइट यानी कि चतुष्की बीजाणुद्भिद और कार्पो बीजाणुद्भिद। अगुणित प्रावस्थाएं जो युग्मकोद्भिद अवस्था शो करती हैं। तो इसके लाइफ साइकिल का अगर डायग्राम देखें तो जो पॉलीसाइफोनिया है इसका जो
ये टेट्रोस्पोरोफाइट या चतुष्की बीजाणुद्भिद होता है और डिप्लॉइड होता है। फिर इसके ऊपर है जो टेट्रास्पोरेंजियम या चतुष्की बीजाणुधानियों का निर्माण होता है, ये भी द्विगुणित होती हैं और इसके अंदर मियोसिस होता है। मियोसिस से टेट्रास्पोर बनते हैं और टेट्रास्पोर है जो 2 टेट्रास्पोर तो मेल गेमेटोफाइट बनाते हैं और 2 टेट्रास्पोर है जो फीमेल गेमेटोफाइट बनाते हैं। मेल गेमेटोफाइट के ऊपर स्पर्मेटेंजिया का निर्माण होता है और उसके अंदर स्पर्मेटिया का उसके ऊपर इसके अंदर है जो स्पर्मेटिया का फॉर्मेशन होता है, जबकि फीमेल गेमेटोफाइट के द्वारा कार्पोगोनियम का निर्माण होता है और कार्पोगोनियम के अंदर एग सेल्स का निर्माण होता है। फिर स्पर्मेटिया और एग सेल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट है जो डिप्लॉइड कंडीशन को शो करता है। फिर जाइगोट के अंदर जाइगोट से गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है और गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट से कार्पोस्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है और इस कार्पोस्पोरोफाइट से वापस कार्पोस्पोरेंजिया बनता है जो भी द्विगुणित होता है और इस कार्पोस्पोरेंजिया के अंदर कार्पोस्पोर बनते हैं और ये कार्पोस्पोर जर्मिनेट होकर वापस टेट्रास्पोरोफाइट पॉलीसाइफोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। तो टेट्रास्पोर और कार्पोस्पोर यानी कि जो यहाँ से लेकर यहाँ तक मियोसिस तक से पहले की कंडीशन है, ये टेट्रास्पोरोफाइटिक या चतुष्की युग्मोद्भिद प्रावस्था को शो करती है। फिर टेट्रास्पोर से लेकर फर्टिलाइजेशन से पहले तक ये युग्मकोद्भिद प्रावस्था को शो करती है। फिर जाइगोट से लेकर कार्पोस्पोर के जर्मिनेट तक यह जो कार्पोस्पोरोफाइटिक जो डिप्लॉइड होती है उस संरचना को शो करता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।